Write down the topic capacitance of a parallel plate capacitor if dielectric slab is inserted between the plates. ये हमारा कैपेसिटर है which is positively charged. This one is negatively charged. इसको ध्यान से समझ लेना, लास्ट बार हो रहा है टॉपिक। और ये हमने इसमें इंसर्ट करा दिया उससे पहले, इसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड पैदा हुआ जिसको हमने दिखा दिया ई नोड से। इनके बीच का सेपरेशन इज डी। area of the plate is A, and now we will insert a dielectric of thickness T। तो एक T थिकनेस का मैंने डायलेक्ट्रिक डाल दिया इसमें, जिसकी वजह से तो बाहर एक्सटर्नल फील्ड है, तो डायलेक्ट्रिक के जो चार्जेस होंगे, फ्री चार्जेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है क्या, पॉजिटिव वजह से नेगेटिव इंडक्शन होगा। तो यहाँ पे यू कैन से पोलराइजेशन, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है इसके अंदर, वो कुछ ना कुछ क्या है, ई नोट से कम निकल के आता है, क्योंकि इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। बाहर ये है तो उसमें से ये हटेगा, तो एक रिड्यूस्ड फील्ड निकल के आएगा ई। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ठीक है। तो ये सब डेटा, तो यहाँ पे चार्जेस आर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे हेयर ये आप लोगों को पता है एरिया ऑफ प्लेट। प्लेट का एरिया किस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसे रखा हुआ है प्लेट, है ना, लेंथ टू विड्थ। तो ये एरिया मिलके बना दिया इसमें, तो इसी को हमने ऐसे दिखा रखा है, तो इसलिए एरिया लिख रहे हैं, वो वाला एरिया। एरिया ऑफ द प्लेट प्लस माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स, है ना, क्यू अपॉन ए जो होता है चार्ज अपॉन एरिया, एंड ई नोड इज द एक्सटर्नल फील्ड। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, हमें अच्छे से पता है, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड। गॉस लॉ में हमने सीखा था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट निकल के आता है दो अपोजिट प्लेट के बीच में चार्ज, तो ई नोट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट एक्सटर्नल फील्ड बिटवीन प्लेट्स। और ई जो है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, मीडियम मीन्स डायलेक्ट्रिक के अंदर। तो अब देखिए जरा, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकला है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, ये लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस तरीके से लिखा जाए। तो यहाँ पे देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डी, ये अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कितने सेपरेशन, इस सेपरेशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मल्टीप्लाई। तो अभी तक जो था
सेपरेशन डी में ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ईडी लिख देते थे कि वी इक्वल टू ईडी हो गया भाई। अब इधर है क्या, दो दो है फील्ड, टी सेपरेशन में ई फील्ड है, और टी को अगर तुम हटा दो तो बाहर एयर है, उस एयर में ई नोड फील्ड है। तो ये टी को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, डी माइनस टी। अगर आप डी इस पूरे लेंथ में से टी का हटा दो तो एयर बचेगा, एयर वाले में इतना है, तो डी माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वी का लिखेंगे हम ई नोड, और ये ई नोड कितने में है, डी माइनस टी स्पेस में। तो डी माइनस टी स्पेस में ई नोड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टी स्पेस में ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इंटू टी। लास्ट वाले टॉपिक में कंडक्टिंग था इसलिए ई हमारा हो गया था 0, लेकिन यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक है, इसका नाम भी लिख देना डाइलेक्ट्रिक। डी सब बता देना क्या है, टी बता देना क्या है, थिकनेस है स्लैब की, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये सब चीजें, तो यहाँ पे तो ये तो हो गया। उसके बाद में एक चीज और आती है, एज वी नो, एज वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वो हमारा होगा क्या, के इज इक्वल टू ई नोड अपॉन में ई। ये किस तरीके से आया, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने ई आर से दिखाया था, और यू कैन से के। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था वो था हमारा फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। अगर आप फोर्स इन वैक्यूम को लिखें, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ इक्वल टू क्यू ई, तो वैक्यूम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड है, और एफ एम है क्या, मीडियम, तो मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मीडियम है क्या इलेक्ट्रिक, तो कितना आ रहा है, के इज इक्वल टू ई नोड बाई ई। तो मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका के, तो के इक्वल टू ई नोड बाई, अब यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा तो ई नोड कितना आ जाएगा, सॉरी ई कितना आ जाएगा, ई नोड बाई के, पुट अबव। तो ई की जगह मैं इसको पुट कर रहा हूँ, ई की जगह मैं ई नोट बाई के लिख रहा हूँ, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, सो वी इज इक्वल टू ई नोड डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ई नोट बाई के टी। वी इज इक्वल टू ई नोट को निकाल दीजिए बाहर, आपके ब्रैकेट में बच गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब हमारा काम तो है कैपेसिटेंस निकालने का, पोटेंशियल डिफरेंस से लेना देना तो है नहीं कुछ, तो हम निकालते हैं कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इज, सी से दिखा देते हैं उसे, सी इज इक्वल टू कितना होगा भाई, क्यू अपॉन में वी होता है, चार्ज अपॉन में। अब चार्ज तो मुझे गिवन है नहीं, सिग्मा गिवन है सारा, तो मैं चाह रहा हूँ कि सिग्मा के टर्म में, तो चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द प्लेट अपॉन में वी। वी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ पहले ही ऊपर वाले से, तो इसमें डाल देते हैं, सी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन में वी की वैल्यू ई नोट, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ वी की जगह, ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इस ई नोट की वैल्यू कितनी होगी, अभी हमने पीछे लिखा हुआ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होती है, चैप्टर 1 से हमने ये सीख रखा है, और मैंने इसके अंदर भी बता दिया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे रखते हैं हम ई नोट की वैल्यू, तो ई नोट की वैल्यू रखो सिग्मा ए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट ऊपर आ जाएगा, और ब्रैकेट में बच गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सिग्मा से सिग्मा गया और सी आ गया ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द एक्सप्रेशन विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब की जगह क्या है, कुछ अलग सा आया था, तो ये एक्सप्रेशन आया। अब नाउ इसमें स्पेशल केस, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आता है सीबीएसई में। स्पेशल केस, इफ कैपेसिटर is fully filled with dielectric slab with dielectric constant के, अगर मान लीजिए आपका जो कैपेसिटर था, जो हमने एक थिकनेस लिया था टी, वो पूरा ही इसको भर दे डाइलेक्ट्रिक से पूरा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो यानी कि जो हमारा सेपरेशन था डी, ठीक है, जो डी था, तो जो अब थिकनेस किसके बराबर हो गई, डी के बराबर। तो इस वाले में क्या है, इसकी टी मैंने इतना बढ़ा दिया कि पूरा पूरा भर गया है, मतलब टी डी के बराबर हो गया फिल। तो जहां जहां टी है वहां पे जरा डी डालो, ठीक है, दैट इज यहाँ लिख के लिखोगे, दैट इज टी इज इक्वल टू डी हो गया। सो कैपेसिटेंस कितना आएगा, आप देखो जरा, ए ई नॉट अपॉन में डी माइनस टी की जगह डी प्लस टी की जगह डी अपॉन के, ये गया के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे सी आ गया के ए ई नॉट बाई डी। और ए ई नॉट बाई डी आपको पता है, दिस इज द कैपेसिटेंस इन एयर। जब हम कुछ भी अंदर नहीं डालते तो हमने पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाला था, उसकी वैल्यू ए ई नॉट बाई डी थी, तो यहाँ से निकल के आ गया सी इज इक्वल टू, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ इसे, के ए ई नॉट बाई डी, और ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया, सी नॉट के बराबर। यहाँ पे सी नॉट क्या है हमारा, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दैट इज इन एयर। और ये क्या है हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ फील्ड फील्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या है हमारा, पूरा पूरा फील्ड है, तो के टाइम्स इंक्रीज होता था, यू कैन से हेंस कैपेसिटेंस increases k times of capacitance in air। तो इधर से आपको दिखा, नोट बना के लिखो, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, चैप्टर 1 से, जिस इसका सिंबल था के, नहीं तो ई आर, इस सबसे दिखा देते हैं। तो ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया के, वो इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने सीखा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एयर, फिर हमने हमने निकाला क्यू ई से अभी अभी, अगर मैं फोर्स को क्यू ई के टर्म्स में लिखूं, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू, तो क्यू ई नोट होगा, वैक्यूम में ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड, और मीडियम में ई हो गया बाई रिड्यूस, तो ई नोट बाई ई हो रहा है। तो फिर हमारा आ रहा है ई नोट बाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम एयर। फिर यहाँ से इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में देखो यहाँ पे सी के भी टर्म्स में आ गया, अगर हम यहाँ से आप निकालने के, तो यह आ जाएगा सी अपॉन में सी नोट, तो यह आ गया सी अपॉन सी नोट।
यहाँ पे थोड़ा सा लगाया है, ऊपर वाला मीडियम का है, जब हम मीडियम डालते हैं, नीचे वाला एयर का कैपेसिटेंस। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे आ गए किसके, रेशियोज, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके अलावा एक चीज और था, परमिटिविटी के कांस्टेंट में, तो वहां पर उसका कुछ खास लेना देना है नहीं, परमिटिविटी ई अपॉन में ई नॉट। तो ये सारे रेशियो हमारे क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही रेशियो है। हमेशा ध्यान रखना इन रेशियो को, इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती, ठीक है। फोर्स अपॉन में फोर्स है, तो सबसे बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है, फोर्स अपॉन फोर्स। हो गया, इतना क्लियर है? हैंड रेस करो। कुणाल सिन्हा क्लियर, देव? यस सर। ओके। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें जितना हो सके। ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट्रिक स्लैब वाला। इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है जो हमने निकाला है, जनरल एक्सप्रेशन। और इसका जो स्पेशल है, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है, स्पेशल केस में अगर पूरा पूरा फिल हो जाए डायरेक्ट्रिक, तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है हमारा। यहाँ पे सी नोट क्या था हमारा, ए ई नोट बाय डी, एयर में ए ई नोट बाय डी, ये एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये 5 नंबर का टॉपिक है हमारा पूरा, जो चलता हुआ आ रहा है अभी तक, 5 नंबर का बन के आता है इनमें से। नाउ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अब आपको मैंने पहले बताया था कि कैपेसिटर का है क्या काम। इसका काम है एनर्जी को स्टोर करके रखना। तो देखो थोड़ा एनर्जी स्टोर, तो मैंने आपको पहले बता रखा, जो एनर्जी होता है एक्चुअली में होता है वर्क डन। वर्क डन ही हमारा एनर्जी है, उसका फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, ये देखो जरा। मान लो कि दो कैपेसिटर का, एक कैपेसिटर प्लेट लिया मैंने, ये तो हमारा होता है अनचार्ज, और ये इस पे है कि इसको हम कहते हैं कि चार्ज है। तो ये जब चार्ज होता है हम बोलते हैं कि प्लस है चार्ज, फिर इंडक्शन से है कि इसके ऊपर आता है नेगेटिव, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है।
तो अब है कि भाई ये जो चार्ज है इसको हम चार्ज किस तरीके से करते हैं, एक प्लेट को चार्ज किस किस तरीके से, ताकि इंडक्शन हो जाए, इसके ऊपर निगेटिव आ जाए भाई। तो इसको चार्ज जो हम करते हैं उसके लिए यूज होता है बैटरी। ठीक है, इसके इसके बाहर हम लगाते हैं बैटरी। ठीक है, अभी वो बैटरी पे लगा नहीं रहा, क्योंकि बैटरी अगर लगाते हैं तो वो चैप्टर 3 का कंसेप्ट आने लग जाएगा, इसलिए तो थोड़ा मैं वैसे बताऊँ। तो मान लो कि मैंने बाहर से एक छोटा सा चार्ज दिया इसको डी क्यू, प्लस क्यू चार्ज, छोटा सा डी क्यू, और मान लो उसको मैंने ऐसे दिखा दिया छोटे से चार्ज। अब मैं एक और चार्ज में दे रहा हूँ डी क्यू, छोटा सा चार्ज, ये भी प्लस है। तो ये जो प्लस हो जब आएगा इधर, तो ये तो इसको रिपेल करेगा। मान लो डी क्यू आ रहा है और इधर आ गया प्लस डी क्यू, तो ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, इसको आने नहीं देगा इस तरफ, प्लेट से दूर भगाएगा। सो वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। तो एक चार्ज को आपने जब रख दिया, मतलब एक चार्ज का मतलब कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज को आपने रख दिया इसके प्लेट पे, उसके बाद आप जब और लाओगे प्लस चार्ज, तो होगा क्या, इसकी वजह से रिपल्शन होगा, तो वो रोकेगा, उसे रिपेल करेगा। तो आपको है क्या, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में उसको लाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ है क्या, वर्क डन करना पड़ेगा। यही जो वर्क डन है ना, जो हमें करना पड़ता है इस प्लेट के ऊपर चार्ज को लाने में। मैंने एक और रख दिया चार्ज और लाया, अब ये भी उसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, अगला जो प्लस आएगा, तो इन दोनों के अगेंस्ट में मुझे और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे करते करते क्या है, सारे चार्जेस को मैं वन बाय वन उठा उठा के यहाँ पे रखते जा रहा हूँ, डी क्यू चार्जेस को वन बाय वन। और ऐसे करते करते एट एनी टाइम पे मान लेते कि जो चार्ज जो इकट्ठा हो गया वो हो गया क्यू, प्लस क्यू इकट्ठा हो गया, टोटल चार्ज। समझ में आया है क्या? यस सर। बताइए। बताइए, इतना क्लियर है ये जो मैंने अभी बताया? यस और नो? यस सर। हम्म। तो अगेन इधर हमें काम किसके लिए करना पड़ रहा है, चार्ज को इकट्ठा करने में, क्योंकि जब एक दो चार्ज आ जाते हैं तो वो रिपल्शन करने लगते हैं आने वाले चार्ज के लिए। तो जो रिपल्शन हो रहा था, मुझे उसके अगेंस्ट में क्या वर्क डन कराना पड़ता। तो वही जो वर्क डन है वही एज एनर्जी स्टोर होता है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं कि लेट एट एनी टाइम टी द क्यू बी द चार्ज, कैपिटल से दिखा दे मैंने, लेट एनी टाइम टी क्यू बी द चार्ज stored on the capacitor plate। मान लीजिए चार्ज इकट्ठा करते करते, ठीक है, इसके दोनों प्लेट के इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है V। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम जो वन बाय वन ला रहे हैं, सबसे पहले छोटा सा चार्ज ला रहे हैं, तो वर्क डन भी हमारा क्या है, छोटा ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in putting a small charge dq on the plate is work done। आपको पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी, पोटेंशियल वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैंने बोला कि मान लो कि अगर मैं छोटा चार्ज ला रहा हूं तो वर्क डन भी क्या है, छोटा ही होगा। तो वही इसलिए तो यहाँ पे हम ऐसे 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 लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू जो है वो V इंटू में डी क्यू है। ठीक है, V इंटू में डी क्यू। तो मैं इस वाले फॉर्मूला जो हमारा
बेसिक फॉर्मूला था, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पुटिंग a small charge dq on the plate is dw is equal to v dq. अब देखिए, अब नाउ सो टोटल वर्क डन में इंटीग्रेशन होगा, तो सो टोटल वर्क डन टू पुट चार्ज q ऑन द प्लेट, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dq. अब यहाँ पे ध्यान रखें, पोटेंशियल जो है इसको बाहर मत निकाल देना, क्योंकि चार्ज हम बढ़ा रहे हैं, है ना, 1/1 dq, और हमें इतना पता है कि q इज इक्वल टू हमारा होता क्या है, q इज इक्वल टू होता है cv, q इज इक्वल टू होता है cv. तो जब हम चार्ज को बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल इज अ वेरिएबल, तो वी हैव टू रिप्लेस दिस पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ चार्ज. तो v इक्वल टू हो जाएगा मेरा q बाई सी. सी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि सी जो होता है वो तो होता है ए एप्सिलॉन बाय डी. तो ये तो एरिया ऑफ द प्लेट ई नो और डी जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड होता है, इसको कुछ चार्ज वार्ज पोटेंशियल उससे लेना देना नहीं है सी को. तो सी इज अ कांस्टेंट फैक्टर, ठीक है. तो इसलिए सी तो अपना उसको चार्ज आ रहा है जा रहा है उससे मतलब नहीं है कुछ, ठीक है. यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई सी, यहाँ पे हो जाएगा v की वैल्यू रखते हैं क्यू बाई सी डी क्यू. लिमिट 0 से स्टार्ट किया हमने और कितना चार्ज इकट्ठा किया q, तो q तक dq से वेरिएबल, तो 1/c आया बाहर इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से q dq कितना हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2. नेक्स्ट पे लिखते हैं वर्क डन इक्वल टू 1/c बाहर इंटीग्रेशन 0 से q dq 1/c, तो इसका इंटीग्रेशन होगा q स्क्वायर बाई 2 0 से q 1/c. अपर लिमिट डालो q की जगह, तो यह आ जाएगा q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, लोअर लिमिट q की जगह 0, तो ये w आ गया आपके पास q स्क्वायर बाई 2c. दिस वर्क डन is stored as energy of the capacitor. तो इसलिए हम इसको किससे दिखा देते हैं, U से दिखा देते हैं, और ये एनर्जी कितनी होती है Q स्क्वायर बाय 2c. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. एक नोट बना के लिख लें. This energy is stored in the form of electric field between the plates of capacitor. ये जो एनर्जी है ना हमने बोला स्टोर, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, जो हम चार्ज देते हैं और जो प्लस आता है चार्ज और इंडक्शन से इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसके फॉर्म में है क्या, स्टोर होता है. तो यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसी को एनर्जी बोला गया. यही वो एनर्जी है जो हम डेवलप कराते हैं. ऑब्वियसली बात है, जितना चार्ज हम बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा, ठीक है. तो इसलिए ये जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स, बाहर नहीं होती, इस रीजन में होती है सिर्फ एनर्जी स्टोर. और लिखे जरा अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. जैसे कि हमने लिखा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c. हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV भी होता है, तो यहाँ पे इसकी जरा वैल्यू रखो, C स्क्वायर V स्क्वायर होगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, Q की वैल्यू रखने पे तो एक C से C गया और ये आ गया हाफ CV स्क्वायर. तो ये इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है हाफ CV स्क्वायर. और देखो इस C को तुम ये भी लिख सकते हो Q बाई V, तो इसको जब तुम लिखोगे Q अपॉन V, तो एक V से V किया
और आंसर आ जाएगा हाफ क्यू इंटू वी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सारे है क्या, एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं। तो आने वाले प्रॉब्लम में किस एनर्जी, अगर मान लो आपको क्यू और वोल्टेज दिया है, बस एनर्जी निकालने को बोल दिया, तो आप ये लगा दोगे। अगर आपको सी दिया, पोटेंशियल दिया है बस, तो आप ये लगा दोगे। अगर आपको ओनली चार्ज पता है, ये पता है, तो ये लगा दोगे। इस तरीके से। इतना क्लियर है सबको? रेज द हैंड। देखिए स्कूल में थोड़ा सा मैं फास्ट करा रहा था, क्योंकि टाइम होता है, उसी टाइम में फिनिश करना पड़ता है हर चीज। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, अब इसी में एक टर्म और आता है, इसी से रिलेटेड, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसको आप दिखा दीजिए यूडी से, सिंबल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हमारी होती है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। वही ये डेंसिटी है, तो वैसी बात है, एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो दैट इज एनर्जी डेंसिटी, यूडी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यू से दिखा रहे हैं कैपेसिटर का, डिवाइड बाय वॉल्यूम, इसी को बोला गया है। अब इसका एक्सप्रेशन होता क्या, जरा वो हम देख लेते हैं। आइए जरा नेक्स्ट पेज पे। सर पीछे वाली स्क्रीन कर दो एक बार। कैपेसिटर टॉपिक है जो, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइस की स्टडी हो रही है। इट इज टोटली अ डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट। और ये 5 नंबर का आता है हमारे बोर्ड में, और आप कोई भी एंट्रेंस उठा देंगे ना, इसके न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कैपेसिटर एक बड़ा टॉपिक है, काफी आधा चैप्टर ही है कैपेसिटर। तो आपको सारे इसके डेरिवेशन, जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी फॉर्मूले हैं, हमेशा माइंड पर रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड कभी भी इस चैप्टर में से कैपेसिटर के न्यूमेरिकल डालना भूलता ही नहीं है। न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों देता ही देता है बोर्ड। सर हो गया। ओके, देखे जरा। तो क्या, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया सिंपल, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। अब जरा इसका एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में एक आध बार डायरेक्ट आ गया एक्सप्रेशन ही, सीधे एक्सप्रेशन पूछ दिया है। तो वही हमारा कैपेसिटर है, वही डी है, और यहाँ पे एरिया ए है, सिग्मा प्लस सिग्मा एरिया ऑफ द प्लेट ए माइनस सिग्मा चार्ज दिस प्लस, और अंदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से पता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखिए, प्रॉब्लम उसे भी आ रही होगी टॉपिक को समझने में, जिन्हें ये एक्सप्रेशन ही नहीं पता होगा कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये हमने चैप्टर 1 में गॉस लॉ में किया हुआ है। इसके क्वेश्चन कराए थे मैंने दूसरे वाले टॉपिक पे। गॉस लॉ के हमने 3 किए थे एप्लीकेशन, उसमें से जो दूसरा वाला था ना, प्लेट वाला, तो उसके ऊपर एक प्रॉब्लम हमने किया था कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। इसके ऊपर है प्लस सिग्मा माइनस, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था रीजन 1 में, रीजन 2 में, रीजन 3 में। तो रीजन 1 में आया था इलेक्ट्रिक फील्ड 0, रीजन 3 में आया इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और यहाँ जो निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो सेम यही वाला सिस्टम जो है, हमने फ्यूचर में इसको बोल दिया क्या, कैपेसिटर। इसी को दिखा रहे हैं हम ऐसे, एक ये दो डंडे। तो ये हम प्रॉब्लम कर चुके हैं पहले, गॉस लॉ में देखिएगा।
जिसे ये नहीं पता चल रहा कि ये है क्या, ये सब चीजें। ठीक है, यही जो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये पता नहीं होती तभी टॉपिक समझ में नहीं आते कुछ भी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हो गया डी। और कैपेसिटेंस अभी एयर है इसमें, तो कैपेसिटेंस हमारा कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए ई नॉट बाई डी हो जाएगा, सिंपल। तो मुझे निकालनी है क्या, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारा यू डी से दिखा है, और यू डी हमने दिखा रखा है पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारी कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर है। अभी अभी हमने सीखा है यू कितना है, हाफ सी वी। मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ यूज, ताकि आंसर इजिली आ जाए, बस इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। हाफ सी वी स्क्वायर। और वॉल्यूम बताइए जरा, वॉल्यूम कितना होगा इसका, इस पूरे पूरे कैपेसिटर का वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू में लेंथ। तो एरिया पता है ए है, और ये विड्थ कितना हो गया, डी। तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी। दिस इज वॉल्यूम, ए इंटू डी। तो वॉल्यूम जो है कैपेसिटर का, ए इंटू डी। हाफ सी की वैल्यू आपको पता है, ए ई नोड अपॉन डी होती है। वी वी की वैल्यू आपको पता है, इसमें कितना होगा, वी की वैल्यू ई डी। सी की वैल्यू ए ई नॉट बाई डी, ई डी है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है, डी सेपरेशन में, सी इतना होगा। तो वही मैं रख रहा हूँ। और वॉल्यूम जो हमने लिखा है अभी, वो कितने बराबर, ए इंटू डी। तो इनकी वैल्यूज हम डाल रहे हैं, इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। तो ए नॉट बाई डी हो गया, वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर हो गया कितना, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अपॉन में क्या है, ए डी। तो क्या क्या कैंसिल आउट, इस एक डी से डी गया, एक, अच्छा ये भी गया, एक ए से ए गया। तो ये एनर्जी डेंसिटी में बचा सिर्फ हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, ये रहा एक्सप्रेशन। ध्यान से इसे अपने आप से करें। तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी आ गया, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। ये फॉर्मूला आने वाले टाइम में आपका फिर से यूज होगा। आ, ये आई थिंक सिक्स्थ चैप्टर में फिर से आएंगे इस टाइप के फॉर्मूले। तो देखिए, इसकी जरा ऐसा यूनिटी भी लिख सकते हैं आप, ऐसा यूनिटी इसकी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी की ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी यूडी होता क्या है, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, एनर्जी इज जूल, तो ये हो गया जूल पर मीटर क्यूब। और नोट कर लीजिए क्वेश्चन। कैपेसिटर प्लेट दिया हुआ है, बोला हुआ है कि इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और सेपरेशन 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है एनर्जी डेंसिटी इज 500
जूल पर मीटर क्यूब। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in the capacitor plate। निकालिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। एज वी नो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी हो गई? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी आपको गिवन है 500 जूल पर मीटर क्यूब, इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा ए इंटू डी। तो 500, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर 1, और डी मिलीमीटर में, तो उसको मीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ ये आंसर आ गया आपका। कितना आ गया? 0 पॉइंट, है ना, डिवाइड करोगे जब 0.5 जूल में। बताइए, क्लियर? ओके। अब दे देना। इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स फॉर न्यूमेरिकल्स of capacitors। तो लिखेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक effect of dielectric placed between capacitor plate when battery is disconnected। मतलब हम बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल नहीं लगा रहे फोर्स, बाहर से, बैटरी अभी डिस्कनेक्ट है। तो ये मान लीजिए चार्ज है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इसमें अभी एयर है, कोई भी मटेरियल नहीं है डाइलेक्ट्रिक। पहले हम सारे इसके एक्सप्रेशन लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हर चीज हम ई नोट से दिखाएंगे। अब एरिया ए, सेपरेशन डी, अगेन इधर भी मैंने एक ले रखा है डाइलेक्ट्रिक, चार्जेस वही स्टोर है, नेगेटिव, सेपरेशन वही डी। ठीक है भाई। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वेरियस पैरामीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर। टाइम नहीं हो गया क्या चाहिए सर? टाइम नहीं हो गया? टाइम हो गया है? क्या बात कर रहा है? ट्यूशन है क्या? करा लो करा लो।
अच्छा जी, चलो देखो, तो बाहर से मैंने कुछ भी बैटरी वगैरह इसमें नहीं लगाई है अभी, ठीक है, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है सब। तो यहाँ पे देखिए जरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे ई नोड से दिखा रहे हम, एयर में ई नोड है। कैपेसिटेंस सी नोड कितना हो जाएगा, ए ई नोड बाई डी होगा, ये पता ही था हमें, लिख भी दिया। इसके ऊपर चार्ज अभी कितना है, क्यू है, मान लीजिए क्यू नोड से दिखा देते हैं, ये प्लस क्यू नोड माइनस क्यू नोड, तो चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू नोड एयर में, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। और पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस एयर है तो वी नोड इज इक्वल टू ई नोड, ई इंटू में डी होता है तो ई नोड इंटू में डी। तो ये पैरामीटर्स आ गए चार हमारे पास। अब इन्हीं पैरामीटर्स में क्या वेरिएशन आएगा अगर हम, और हाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, पांचवा पैरामीटर्स पोटेंशियल एनर्जी, हाफ सी नोड एयर में सी और वी नोड एयर में पोटेंशियल। अब इन पांच पैरामीटर्स में फर्स्ट पैरामीटर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ई नोड आप ले सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, आपको पता ही है, ठीक है, वो लिख सकते हो आप। क्यू भी लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एरिया है। तो ये पांच पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आता है जब हम इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दें। तो कुछ पैरामीटर्स में तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो नाउ दिस फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो देखिए जरा क्या क्या चेंजेस आएगा। नंबर वन पैरामीटर, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ई नोट तो रहेगा नहीं, मीडियम में आ गया तो ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट नहीं वी हो जाएगा। कैपेसिटेंस भी सी हो जाएगा, अब सी नोट नहीं दिखा, अब तो एयर है नहीं अंदर, मीडियम है, अंदर क्या है, मीडियम है, तो सारे सिंबल आप ई नोट नहीं दिखा सकते। तो फर्स्ट जो हमारा होगा मीडियम वाला ई, वो कितना होगा, अच्छा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं के है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल अंदर डाला है। तो के मैंने अभी बताया था आपको, होता क्या है, ई नोट अपॉन में ई होता है, तो ये कितना आ गया, ई नोट बाई के, ठीक है, ई निकाल रहे हैं ना, ई नोट बाई के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस होता है के टाइम्स, ठीक है भाई। नंबर टू सी, ये आपको पता है कि के टाइम्स इंक्रीज होता है किसके, सी नोड के, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं पहले, तो उसको मैंने लिख दिया डायरेक्ट। थर्ड, थर्ड हमारा है चार्ज, चार्ज होगा, अब नया चार्ज होगा भाई, क्योंकि बीच में मीडियम भी आ गया, उसका भी चार्ज होगा कुछ ना कुछ। तो क्यू जो होगा वो फॉर्मूला होता है सी वी, ठीक है, इसके लिए मुझे वी निकालना पड़ेगा पहले। तो वी जो होता है हमारा, अब जो होगा नया वी, वो इक्वल टू होगा क्या, ई, जो नया ई है वो इंटू में डी, तो वही है सेपरेशन, और ई की वैल्यू कितनी है, ई नोड बाई के, और यहाँ पे ई नोड अपॉन में के किसके बराबर है, सॉरी ये ई नोड इंटू में डी, ई नोड इंटू में डी है वी नोड जो एयर में था, तो ये आ गया वी नोड अपॉन के, ये चेंज आ गया इसमें। के टाइम इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड, के टाइम डिक्रीज। फोर्थ, चार्ज हमारा होता है, ये हल्का सा आगे पीछे हो गया, करना पड़ा है, सी वी, न्यू सी न्यू वी, न्यू चार्ज क्यू, वहां पे क्यू नोड से दिखा रहा था, तो ये हो गया के सी नोड, है ना, न्यू सी, और न्यू पोटेंशियल हुआ क्या, वी नोड बाई के से के गया, तो Q इक्वल टू आ गया सी नोट वी नोट, तो सी नोट वी नोट ये हो गया सी वी के सी नोट वी नोट, तो ये हमारा उसके बराबर ही आ गया Q नोट के बराबर, यानी कि नो इफेक्ट ऑन द चार्ज, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन द चार्ज। नाउ फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी यू, न्यू एनर्जी को यू से दिखाते हैं, ये हाफ न्यू सी न्यू वी, तो न्यू सी कितना इंक्रीज हुआ, के वी स्क्वायर होता है, के सी नोट के बराबर हो गया, और वी नया वाला भी किसके बराबर है, वी नोट बाई के, तो ये हो जाएगा वी नोट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एक ये से ये गया, तो हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर किसके बराबर है,
यू नॉट के बराबर जो एयर में था, तो ये आ गया आंसर यू नॉट बाई के। तो अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है, जो जो डिक्रीज हो रहा है उस पर लिख के दिखा रहा हूं मैं, ये डिक्रीज हो रहा है यू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है, चार्ज हमारा सेम है, और कैपेसिटेंस ही एक ऐसी चीज है जो इंक्रीज हो रहा है के टाइम्स। तो ये आप ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं कि जब भी हम ये याद रहे, अभी अभी मैं आपको एक और टाइप कराऊंगा जब बैटरी कनेक्ट होता है तब, अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ है बैटरी को, ठीक है। तो जब हम किसी भी कैपेसिटर के अंदर डायरेक्टली मीडियम डालते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट के, तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस ही इंक्रीज होता है के टाइम्स, बाकी सारी चीजें डिक्रीज होती है, और जिस चीज पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता वो हमारा चार्ज होता है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान पे रखने हैं, ठीक है। यस, चलिए इसको नोट कर लें। लेट मी स्टॉप द क्लास देन। अच्छे से इसको नोट कर लें सारे, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल लेंगे।